Hello students, good morning. This is Saif Ali and welcome to M2S classes. I hope आप सब बेहतर होंगे। तो आज हम पढ़ते हैं क्लास 12th बायोलॉजी। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं क्लास 12th की बायोलॉजी और वो है चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर सेकेंड जो हमारा है वो है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, इससे पहले हमने लेक्चर फर्स्ट पढ़ चुका है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, क्या होते हैं लैंगिक जनन, इसके बारे में हमने पढ़ चुका है। और आज हमारा है लेक्चर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड चैप्टर का लेक्चर सेकेंड है। आप लेक्चर फर्स्ट के लिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लेक्चर फर्स्ट को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं, जानते हैं क्या क्या इसमें टॉपिक है। हमें इसमें पढ़ना है परागकण का, ठीक है, परागकण या लघु बीजाणु की संरचना। ठीक है, जो परागकण होते हैं, जो पुष्पों के अंदर जो परागकण होते हैं, और परागकण नर जननांग होते हैं, तो जो पुष्पों के अंदर परागकण नर जननांग है उनकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वो संरचना क्या है, कैसे कैसे क्या चीजें करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जानते हैं क्या है, यह नर युग्मोक का प्रथम कोशिका है। ठीक है, देखिए ये नर युग्मोक की प्रथम कोशिका है। ठीक है, यानी जो नर, जो मतलब नर युग्मोक ये जहां से नर का विकास होता है। ठीक है, जिस मतलब जो नर भाग होते हैं, ठीक है, पुष्पीय पादपों में जो नर भाग होते हैं वो उनकी सबसे प्रथम कोशिका है। ठीक है, सबसे प्रथम कोशिका जो होती है उसे हम लघु बीजाणु या फिर पराग कण कह सकते हैं। ठीक है, जानते हैं ये प्रथम कोशिका है। इसकी माप जो होती है ये 20 से 50। ठीक है, याद रखिएगा ये 20 से 50 जो दिया है ये लगभग में है, सामान्यतः औसतन। ठीक है, ये लगभग 20 से 50 सामान्य रूप से देखा जाए तो वो 20 से 50 म्यू मीटर के होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, दो अपसेप्शन के रूप में है। ठीक है, दोनों छोटे और बड़े एक अपसेप्शन के रूप में है, अपवाद के रूप में। देखिए उसमें क्या है, मिराबिलिस जलापा। ठीक है, मिराबिलिस जलापा जो है वो होता है 200 म्यू मीटर का। ठीक है, मिराबिलिस जलापा जो पुष्प है उसके जो परागकण होते हैं वो लगभग 200 म्यू मीटर के होते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है मायोसेटिस एल्पेस्ट्रम। ठीक है, मायोसेपिस एल्पेस्ट्रिम जो है वो होता है लगभग में 10 म्यू मीटर, सबसे छोटा। ठीक है, सबसे छोटा जो है ये है मायोसेटिस एल्पेस्ट्रिम। ठीक है, ये होता है, इसके जो बीज ये पुष्प है, इस पुष्प के जो परागकण होते हैं वो लगभग में 10 म्यू मीटर के होते हैं, बहुत छोटे, सबसे छोटे होते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा जो होता है मिराबिलिस जलापा, ठीक है, वो होता है 200 म्यू मीटर के। और जो बाकी सामान्यतः पुष्प होते हैं वो 200 से, ठीक है, अरे सॉरी 20 से 50 म्यू मीटर के बीच के ही होते हैं। ठीक है, आगे जानते हैं इनकी आकृति। आकृति क्या होती है भाई, ठीक है, इनकी आकृति जो होती है वो गोल, अंडाकार या फिर बहुफल की हो सकती है। सामान्यतः देखा जाए तो ये गोल और अंडाकार के रूप में होते हैं, इनकी आकृति सामान्यतः गोल होती है। ठीक है, अब जानते हैं इनके भागों के बारे में। ठीक है, इनके भाग क्या क्या हैं, देखिए इनका बाहरी भाग, ठीक है, इनका बाहरी भाग जो होता है वो कठोर एवं खुरदुरा। ठीक है, सबसे बाहर का जो भाग होगा वो कठोर होगा और खुरदुरा होता है। ठीक है, खुरदुरा आवरण बाह्यचोल कहलाता है, बाह्यचोल। ठीक है, सबसे बाहर का जो आवरण है उसे हम क्या कहेंगे, बाह्यचोल कहेंगे। वो कैसा होता है, कठोर और खुरदुरा होता है। ठीक है, अगर जो मतलब लघु बीजाणु जो हमारा है, जो परागकण है, परागकण का सबसे बाहरी भाग को देखा जाए तो उसे हम कहेंगे बाह्यचोल, और बाह्यचोल जो होता है वो कठोर और खुरदुरा होता है। ठीक है, और जो कठोरता होती है, जो कठोर और खुरदुरा होती है, उस पर क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, ये इनाम याद रखिएगा, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। स्पोरोपोलेनिन क्या है, जीव जगत का सबसे जो जीव जगत का, ठीक है, सबसे परिरक्षित पदार्थ है। ठीक है, मतलब प्रतिरोधी पदार्थ है, ये प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ, जीव जगत का सबसे अधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ जो है स्पोरोपोलेनिन है। ठीक है, और जिस कारण स्पोरोपोलेनिन, ठीक है, स्पोरोपोलेनिन जो है, तो स्पोरोपोलेनिन से बनने के कारण जो हमारा परागकण होता है वो बहुत लंबे समय तक जीवाश्म के रूप में उपस्थित रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन बनने के कारण, क्या है स्पोरोपोलेनिन, क्या स्पोरोपोलेनिन से बनने के कारण उसमें क्या होता है कि वो ताप हो गया, दाब हो गया। ठीक है, ताप, दाब या बाकी चीज़ों से वो नष्ट नहीं होता, वो खराब नहीं होता। इस वजह से वो बहुत लंबे समय तक, ठीक है, जो परागकण है वो बहुत लंबे समय तक परिरक्षित रखते हैं, परिरक्षित रह सकते हैं, बचे रह सकते हैं। ठीक है, जानते हैं, देखिए यही है बाह्यचोल। ठीक है, ये है बाह्यचोल। बाह्यचोल यानी सबसे बाहरी भाग। ठीक है, सबसे बाहरी भाग जो देख रहे हैं आप, इस तरह से बना हुआ है,
ये ऊपर की तरह संरचना ऐसे बनी है, इस पे ऐसे ऐसे निकले हुए हैं कांटे जैसे। तो इसी चीज को, ये बाहरी जैसे बना हुआ ना कांटे जैसी संरचना, इसी चीज को हम बाह्य चोल कहेंगे, सबसे बाहरी भाग है। ठीक है, ये सबसे बाहरी भाग है, इसे हम बाह्य चोल कहेंगे। और बाह्य चोल जो होता है वो खुरदुरा होता है, देखिए इस तरह से खुरदुरे बने हुए हैं। ठीक है, और ये बने किसके होते हैं? स्पोरोपोलेनिन से। स्पोरोपोलेनिन से बनने के कारण ये बहुत लंबे समय तक जीवाश्म के रूप में संरक्षित किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इस जो बाह्य चोल है, इस ठीक बाह्य चोल के बीच में ये चीज बनी हुई है। यहाँ देखिए ये बना हुआ, ये बना हुआ, ये निकला हुआ तीनों, ये तीनों जो होता है उसे हम कहते हैं जनन छिद्र। क्या कहेंगे? जनन छिद्र। अब जब ये चीजें होंगी, अगर ये द्विबीजपत्री पौधों में, ठीक है, द्विबीजपत्री पौधे हैं, उनके पुष्प हैं, तो उनके अंदर जो इस तरह से संरचना निकली होगी उन्हें हम कहेंगे जनन छिद्र। ठीक है, लेकिन एक बीजपत्री होगा तो एक बीजपत्री के अंदर हम इन छिद्रों को इस तरह से जो बनी होती है, ये छिद्र के रूप में नहीं होते, वो केवल दरार के रूप में होते हैं। ठीक है, वो केवल एक छोटी सी मतलब ऐसे संरचना जुड़ी होगी दोनों, उसके बीच में एक दरार जैसे निकली होती है, वहीं से वो अपने आप को विकसित करते हैं। ठीक है, तो ये जो संरचना निकली हुई है तीनों, इन संरचना को हम कहेंगे जनन छिद्र। तो द्विबीजपत्री में जनन छिद्र होते हैं और एक बीजपत्री में जनन दरारें पाई जाती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर जो देखिए ये बाह्य चोल था। ठीक है, अब इसके अंदर जो होता है उसे हम कहते हैं अंतःचोल। ठीक है, अंतःचोल जो होता है वो कोमल होता है। ठीक है, अंतःचोल भाग जो होता है वो बहुत ही कोमल भाग होता है। ठीक है, और बहुत पतला और कोमल भाग होता है। और ये जो बना होता है, ठीक है, पेक्टिन का। ठीक है, ये बना होता है पेक्टिन का बना होता है, जो बहुत ही कोमल और पतली संरचना होती है। ये पेक्टिन और सेलुलोज होता है। ठीक है, पेक्टिन और सेलुलोज का बना होता है जो बाह्य चोल होता है। ठीक है, बाह्य चोल जो होता है वो पेक्टिन और सेलुलोज का बना होता है। देखिए अंतःचोल जो होता है पेक्टिन और सेलुलोज का बना होता है, और बाह्य चोल जो होता है स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। ठीक है, अब जानते हैं, देखिए ये जनन छिद्र जो होते हैं ना, ये जनन छिद्र अगर द्विबीजपत्री रहेंगे तो उन्हें में अंदर जो इस तरह संरचना बनेगी जनन छिद्र कहलाएंगे। अगर एक बीजपत्री रहेगा तो उनके अंदर जो संरचना बनेगी उन्हें हम जनन दरारें कहते हैं। और इन्हीं जनन छिद्रों और जनन दरारों से पराग नलिका अपने आप को विकसित करती है। ठीक है, जब पराग नलिका निकलती है ना तो इन्हीं जनन छिद्रों से होकर के निकलती है। अब इनमें से किसी एक से निकल सकती है। ठीक है, अब क्या होता है आगे? ठीक है, अब आगे इसकी संरचना को देखते हैं। जैसे अगर एक पराग कोशिका बनाते हैं, ठीक है, एक पराग कोशिका बनाते हैं। अब ये पराग कोशिका जो बनी, इसके अंदर की जो कोशिका होती है, जो इसका केंद्रक होता है, ठीक है, पराग कोशिका का जो केंद्रक होता है, ये अपने आप को विभाजित करके, ठीक है, ये अपने आप को विभाजित करके दो कोशिका में समसूत्री विभाजन। ठीक है, पराग कोशिका का जो जो होती है, पराग कण जो होता है, उसका जो केंद्रक होता है वो समसूत्री विभाजन करके दो कोशिकाओं में बढ़ जाते हैं। ठीक है, दो कोशिकाओं में बढ़ जाते हैं। अब इन दो कोशिकाओं में एक जो होती है, ठीक है, जनन कोशिका बनाती है। ठीक है, अब देखिए जनन कोशिका, जो एक जनन कोशिका होती है, वो जनन कोशिका अपने चारों तरफ, ठीक है, ये कोशिका अपने आप को विभाजित कर लिए। अब ये विभाजित करते हैं जब ये जनन कोशिका बनाते हैं। तो जनन कोशिका में क्या होता है, जनन कोशिका कैसे बनती है, ये जो होती है, ठीक है, ये कोशिका जो विभाजित होती है वो अपने चारों ओर जीव द्रव्य को एकत्रित कर लेते हैं। ठीक है, ये अपने चारों ओर जीव द्रव्य को एकत्रित कर लेते हैं, जिससे ये जनन कोशिका को विभाजित बना लेते हैं। ठीक है, ये जनन कोशिका बना लेते हैं। और दूसरी जो होती है, और जो दूसरी कोशिका होती है वो कायिक कोशिका होती है। ठीक है, ये होती है कायिक कोशिका। ठीक है, यहां देखिए, यहां इस तरह से बनाया गया है, नली कोशिका, वर्धी कोशिका या कायिक कोशिका। ठीक है, अब ये जो संरचना थी पहले एक जैसी थी। ठीक है, यहाँ जो ये संरचना बनी हुई है, शुरू में क्या होता है कि ये जो मतलब ये पराग नलिका बनी थी उसका एक केंद्रक था। ठीक है, वो एक केंद्रक जो है वो समसूत्री विभाजन करके, जो एक केंद्रक इसका था वो समसूत्री विभाजन किया अपने आप में, और समसूत्री विभाजन के बाद दो कोशिकाओं में बढ़ गया। अब जो दो कोशिकाएं बनती हैं उनमें एक जो होता है वो होता है जनन कोशिका, और दूसरी जो होती है
कायिक कोशिका। ठीक है, तो जनन कोशिका जो होती है वो अपने चारों तरफ, ठीक है, जनन कोशिका का निर्माण कैसे होता है कि जो कोशिका विभाजित होती है वो अपने चारों तरफ जीव द्रव्य का निर्माण कर लेती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये विभाजित हुए ना, विभाजित होकर के ये अपने चारों तरफ ऐसे क्या करेंगे, जीव द्रव्य का निर्माण कर लेंगे। और जब जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं तो उन्हीं को हम कहते हैं जनन कोशिका। और जो दूसरा बचता है वो बनती है कायिक कोशिका। ठीक है, कायिक कोशिका बनते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं जो जनन कोशिका और जनन कोशिका जब अपने आप में विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, अभी संरचना में और देख लेते हैं। यह है रिक्तिका, ठीक है, वैक्यूम, ये खाली चीजें हैं। नली यानी वर्दी कोशिका, यानी जो जनन कोश मतलब ये जो केंद्रक होता है जब दो भागों में बढ़ता है तो वही कायिक कोशिका या वर्दी कोशिका या नली कोशिका या नली, ठीक है, केंद्र, इस रूप में विभाजित कर लेता है। और जो दूसरा होता है वो जनन कोशिका। देखिए यहाँ पे हमारी जनन कोशिका हो गई। ठीक है, और इसके अंदर पूरे इस तरह से जीव द्रव्य भरे रहेंगे। ठीक है, इस तरह से पूरे जीव द्रव्य भरे रहेंगे, पूरी संरचना इस तरह से जीव द्रव्यों से भरी रहेगी। तो अब इसके अंदर देखिए ये नली कोशिका हो गई। ठीक है, इस हमने पूरी संरचना को देख लिया। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, ये पराग नली, हाँ, पराग नलिका कोशिका है। ये पूरी संरचना जो बनी है ये पराग नलिका कोशिका है। ठीक है, परागकण की संरचना है। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं बाह्य चोल। ये है सबसे बाहर की तरफ जो खुरदुरा भाग होता है, इसे हम कहते हैं बाह्य चोल। और बाह्य चोल जो होता है स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। और स्पोरोपोलेनिन जो है वो जीव जगत का सबसे, ठीक है, अधिक परिरक्षित पदार्थ है, प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है, जो कि बहुत लंबे समय तक इसको हम परिरक्षित कर सकते हैं, बचा करके रख सकते हैं, संरक्षित करके। ठीक है, और इसके अंदर, ठीक है, यानी देखिए अब इसके बीच बीच में ये जो छिद्र पाए जाते हैं इन्हें हम कहते हैं जनन छिद्र। ठीक है, अगर द्विबीज पत्री पौधा है तो उनके अंदर इस तरह से छिद्र बने होंगे, उन्हें हम कहेंगे जनन छिद्र। और इन्हीं जनन छिद्रों से पराग नलिका विकसित होती है, पराग नलिका बाहर निकलती है। ठीक है, अब इसके अंदर जब आते हैं तो इसके अंदर जब जाएंगे तो वो कहेंगे अंतःचोल। ये वाली जो संरचना है ये है अंतःचोल। अंतःचोल कहते हैं। अंतःचोल जो होता है वो पेक्टिन और सेलुलोज का बना होता है, जो कि बहुत ही पतला और कोमल होता है। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर की बात करते हैं तो ये हमारा केंद्रक था। पहले शुरू में ये क्या था, एक केंद्रक था। और ये केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा, ठीक है, समसूत्री विभाजन के द्वारा दो भागों में बढ़ जाता है। तो जो एक भाग होता है वो अपने चारों तरफ जीव द्रव्य को एकत्रित कर लेता है। तो जो भाग अपने चारों तरफ जीव द्रव्य को एकत्रित कर लेगा उसे हम कहेंगे जनन कोशिका। और दूसरा जो होता है उसे हम कहेंगे कायिक कोशिका। जो नहीं कर पाता उसे हम कहेंगे कायिक कोशिका। ठीक है, अब यह है रिक्तिका, ये खाली चीजें हैं, ये रिक्तिका है। ठीक है, और आगे देखते हैं परागकण की जनन क्षमता। ठीक है, जो परागकण की जनन क्षमता कब तक होती है, क्या होती है, उसे हम जानते हैं। परागकण की जनन क्षमता क्या होती है, जिस समय, ठीक है, जिस समय परागकण कार्यशील, ठीक है, जिस समय परागकण जो है वो कार्यशील रहते हैं। ठीक है, जो भी परागकण है वो कार्यशील रहें, क्रिया करते रहें, कार्यशील रहें, उसी अवधि को हम कहते हैं परागकण की जीवन क्षमता। जो भी परागकण है अगर वो जितने समय तक, जब तक वो कार्यशील रहेंगे, कार्य करते रहेंगे, तो उसी की समय अवधि को हम कहेंगे जीवन क्षमता, परागकण की जीवन क्षमता। ठीक है, अब अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग हमारी है नर युग्मोकभिद का विकास। ठीक है, जो नर युग्मोकभिद होते हैं उनका विकास कैसे होता है। ठीक है, जो परागकण है उनका विकास कैसे होता है। हमने इससे पहले परागकण के बारे में देखा ना, अब यहाँ देखेंगे उनका विकास कैसे होता है, वो किस रूप से बनते हैं। ठीक है, समानतः परागकोश से, ठीक है, परागकण, देखिए समानतः जो परागकोश होता है, ठीक है, परागकोश यानी जो इस तरह से निकला था ना, पुंकेसर होते हैं, इसी चीज को हम परागकोश कहते हैं। ये इस तरह से पुंकेसर निकले हुए थे पुष्प के ऊपर से, इस तरह से ऐसे ऐसे संरचना जो बनी हुई थी, इसी को हम परागकोश कहते हैं। तो इसी परागकोश से, ठीक है, यही परागकोश से, ठीक है, परागकण द्विकेंद्रकीय अवस्था में मुक्त होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जो भी परागकोश से परागकण निकलेंगे वो किस अवस्था में, द्विकेंद्रकीय अवस्था में, ठीक है, निकलते हैं। और परागकण की परागण, ठीक है, मुक्त होते हैं। और परागण, ठीक है, परागण क्या होता है, परागण यानी जो परागकोश होता है वो फटता है, उसके अंदर से परागकण जो होते हैं वो जाकर के वर्तिकाग्र पर पड़ते हैं। तो वर्तिकाग्र पर जो पड़ते हैं, ठीक है, यानी फट करके यहाँ से वर्तिकाग्र तक पहुँचने तक की जो क्रिया विधि, इसे हम कहते हैं परागण। ठीक है, तो परागण की क्रिया द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। ठीक है, परागण की क्रिया द्वारा कहाँ पहुँचेंगे, वर्तिकाग्र पर पहुँचेंगे। वर्तिकाग्र देखिए भाई संरचना इस तरह से होती है,
इस तरह संरचना होती है, इस तरह से फ्लैट ऊपर की तरफ थोड़ा सा चौड़ा सा इस तरह से भाग होता है, इसी चीज को हम कहते हैं वर्तिकाग्र। ठीक है, तो ये कहाँ पहुंचते हैं? वर्तिकाग्र वाले यानी पुष्प के वर्तिकाग्र वाले भाग पर पहुंचते हैं। ठीक है, वहां पर क्या होता है कि जो हमारा वर्तिकाग्र होता है, ठीक है, परिपक्व वर्तिकाग्र, अगर वर्तिकाग्र जो हमारा अगर परिपक्व हो जाएगा तो उस वर्तिकाग्र से क्या होंगे? विशेष कार्बनिक पदार्थ निकलेंगे। ठीक है, विशेष कार्बनिक पदार्थ निकलेंगे, जैसे कि मान लेते हैं शर्करा, ठीक है, जल शर्करा। ठीक है, इस तरह से वो कुछ विशेष कार्बनिक पदार्थ को रिलीज करते हैं, जिसे परागकण अवशोषण द्वारा करके फूल जाते हैं। ठीक है, यानी जो हमारे परागकण होंगे, ठीक है, यानी देखिए इस तरह से जो हमारी वर्तिकाग्र बनी हुई थी, ठीक है, इस तरह से जो हमारी वर्तिकाग्र बनी हुई थी, तो अब ये वर्तिकाग्र हुई। ठीक है, अगर ये वर्तिकाग्र जब हमारी मैच्योर हो जाएगी, परिपक्व हो जाएगी, परिपक्व अवस्था में रहेगी, तो परिपक्व अवस्था में जब इनके ऊपर परागकण आकर के गिरेंगे, तो परागकण जब गिरेंगे, अगर हमारी वर्तिकाग्र जो अगर मैच्योर है, तो जब मैच्योर रहेगी तो ये क्या करेगी? कुछ विशेष कार्बनिक पदार्थों को रिलीज करती है। इनके वर्तिकाग्र के ऊपर से कुछ विशेष कार्बनिक पदार्थ निकलते हैं, शर्कराएं निकलती हैं, और उन शर्कराओं को ये जो कण हैं, ठीक है, ये कण जो हैं, ये कण उन शर्कराओं को अवशोषित करके फूलने लगते हैं। ठीक है, फूल जाते हैं, फूलने लगते हैं। तो उनमें से क्या होता है, कुछ जल्दी फूल जाते हैं और कुछ नहीं फूल पाते हैं, कुछ रह जाते हैं, कुछ उसी तरह से हो जाते हैं, कुछ नष्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो अब इनके ऊपर से जो जल्दी मतलब जो भी अपने आप को विकसित करने लगे, देखिए ये फूलेंगे तो ऐसे ऐसे निकलेंगे धीरे धीरे, इसकी इसी तरह संरचना ऐसे बढ़ती जाएगी। ठीक है, इस तरह से निकलते जाएंगे। अब मान लीजिए ये अगर जल्दी से विकसित हुआ तो ये अंदर आपको विकसित करने लगेगा, तब ये जो संरचना बना रही है, इस संरचना को हम कहेंगे पराग नलिका। ठीक है, क्या कहते हैं? परागकण अवशोषित करके फूल जाते हैं अंतःचोल जनन छिद्र से। ठीक है, अब ये फूल जाते हैं और फूलने के बाद क्या होता है, जब ये फूल करके बड़े होते हैं, ठीक है, तो अंतःचोल जो होता है वो जनन छिद्र से बाहर निकलकर पराग नलिका बनाते हैं, वही चीज पराग नलिका बनाती है। ठीक है, अब जानते हैं थोड़ी सी पराग नलिका को देख लेते हैं, क्या स्ट्रक्चर है, कैसे है। देखिए सबसे पहले शुरू अवस्था में क्या होता है, नॉर्मली बना रहे हैं। देखिए ये हो गया मान लीजिए हमारा परागकण, तो परागकण जो है, इस परागकण के अंदर क्या होगा, इसका ये केंद्रक हुआ। ठीक है, अब ये केंद्रक क्या होता है कि पहले अपने आप को विभाजित करेगा। ठीक है, ये केंद्रक विभाजित होगा। ठीक है, चलिए ये केंद्रक विभाजित होगा तो दो कोशिकाएं बनेंगे। ठीक है, दो कोशिकाएं बनेंगी। अब इन दो कोशिकाओं में एक कोशिका जो है, ठीक है, वो अपने चारों तरफ जीव द्रव्य को एकत्रित कर लेगा, तो हम इन्हें कहेंगे जनन कोशिका। क्या कहेंगे? इन्हें कहेंगे जनन कोशिका। और जो एकत्रित नहीं कर पाएंगे ये कहलाएंगे वर्धी कोशिका, या फिर ये जो कहलाएंगे ये कहलाएंगे कायिक कोशिका। ठीक है, अब क्या होता है फिर अगले स्टेप में क्या होगा, ये अपने आप को विभाजित कर लिए। अब ये जो हमारा जो जनन कोशिका हुआ, तो जनन कोशिका का जो केंद्रक है ये भी अपने आप में विभाजन करेगा। ठीक है, अब ये जनन कोशिका का जो केंद्रक है ये भी अपने आप को विभाजित करके दो भागों में बांटेगा। ठीक है, तो जब ये दो भागों में बांटेगा तो जहां जहां कहीं भी, ठीक है, जो ये इस तरह से निकली हुई संरचना थी, ये जो जनन छिद्र निकले थे, ठीक है, अब मान लीजिए यहां पर जो संरचना बनी, अब इसमें क्या है, ठीक है, ये जब ये अपने आप को, ये इसका केंद्रक जो है ये विभाजित करके दो भागों में बटेंगे। ठीक है, ये दो भागों में बटेंगे। ठीक है, अब ये पहले क्या करेंगे, देखिए शुरू में सबसे पहले ये जब उस पर पड़ेंगे, वर्तिकाग्र पे पड़ेंगे तो फूलने लगते हैं, और ये फूलने लगते हैं, जब बड़े होते हैं तो ये अपने आप को दो भागों में बांटते हैं। एक केंद्रक, एक जो होता है ये कायिक कोशिका बनेगा, एक जनन कोशिका बनेगा, फिर आगे विकसित होकर के जनन कोशिका जो होता है इसका केंद्रक भी दो भागों में बढ़ता है, और दो भागों में बढ़ता है, जब फूलने लगती है तो यही संरचना जो होती है जनन छिद्र से, ठीक है, यही जो संरचना होती है ना, ये जनन छिद्र से आगे की तरफ विकसित करेंगे। ठीक है, ये जनन छिद्र जो है इसी जनन छिद्र से ऐसे की तरह, इस तरह से एक नलिका जैसे ये बनाएंगे। ठीक है, एक नलिका जैसे ऐसे बना लेंगे। तो अब यहाँ से ये जो जनन छिद्र होते हैं जब ये दो भागों में बढ़ जाते हैं तो ये जो दोनों इनके केंद्रक होते हैं, अभी यहाँ से खत्म। ठीक है, अब ये इस तरह संरचना बना लिए, तो यहाँ जो इनका देखिए केंद्रक था, ये केंद्रक दो भागों में जब विभाजित हो जाएगा तो ये क्या करेंगे, अंदर की तरफ गति कर जाते हैं। दोनों केंद्रक अंदर की तरफ गति कर जाते हैं। जो दो केंद्रक विभाजित होंगे, दो कोशिकाएं बनेंगी, दोनों अंदर की तरफ गति कर जाते हैं। और ये जो हमारी पराग नलिका बनती है, ठीक है, ये जो हमारी पराग नलिका बनती है, ये देखिए ये मान लीजिए वर्तिका पड़ी। अब
पूरी स्टेप देखते हैं। वर्तिका बनी, अब इस वर्तिका के ऊपर क्या होगा, जब वर्तिका परिपक्व होगी तो इनके ऊपर परागकण आएंगे, ठीक है, इस तरह से इनके ऊपर परागकण, बहुत सारे परागकण गिरेंगे, लेकिन उनमें से कुछ एक ही, ठीक है, एक ही परागकण जो होगा वो अपने आप को विकसित करेगा। जब ये इनके ऊपर परिपक्व वर्तिका के ऊपर जो शर्कराएं रिलीज होती है, शर्कराएं निकलती हैं, उन शर्कराओं को अवशोषित कर लेंगे तो ये फूलने लगते हैं। फूल करके जो इनका पहला केंद्रक जो होता है वो दो भागों में विभाजित करेगा, एक बनेगा कायिक कोशिका, एक बनेगा जनन कोशिका। फिर ये जनन कोशिका जो होती है अपने आप को विभाजित करके, ठीक है, जब ये विभाजित होने लगते हैं, फूलने लगते हैं, तो यहीं से इनका एक नलिका बनती है, और नलिका बनती है तो नलिका अंदर की तरफ विकसित होती रहती है, ठीक है, नलिका अंदर की तरफ विकसित होती रहती है। तो यहीं से ये नलिका जब विकसित होती रहती है तो उनके जो केंद्रक होते हैं वो भी दो भागों में बढ़ते रहते हैं, और ये अंदर की तरफ आते हुए, देखिए ये पहले वर्तिकाग्र पे थे परागकण, ठीक है, अब वो फूल करके अपनी नलिका को बढ़ाते हुए वर्तिकाग्र से वर्तिका पे आए, और वर्तिका से ऐसे घूमते हुए अंदर की तरफ प्रवेश कर जाएंगे, बीजांड में प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है। तो ये रही हमारे नर युग्मोद्भिद का विकास, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, जो ये जनन छिद्र बनते हैं, ठीक है, ये जो जनन छिद्र बनते हैं, तो जनन छिद्र अगर द्विबीजपत्री पौधा है, ठीक है, तो द्विबीजपत्री पौधों में ये जो जनन छिद्र बनेंगे वो 3 होते हैं, ठीक है, और जो एक बीजपत्री पौधा होता है उनके पास जो छिद्र नहीं होते उन्हें हम दरारें कहते हैं, और वो दरारें केवल एक होती हैं। और एक जो दरारें होती हैं उन्हें हम कहते हैं मोनोकॉल्पेट, ठीक है, मोनोकॉल्पेट कहते हैं। और जो द्विबीजपत्री पौधों के पास जो 3 छिद्र होते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्राइकॉल्पेट, ठीक है। ट्राइकॉल्पेट माने 3 छिद्र वाले होते हैं, बस ये 3 ही बनेंगे, ठीक है। अब कभी संरचना बनाइएगा तो 4-5 मत कर दीजिएगा, 3 बनेंगे, ठीक है, तो इन्हें हम कहेंगे ट्राइकॉल्पेट। और जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनके पास केवल एक ही दरारें पाई जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं मोनोकॉल्पेट, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे, ये अब हमारा ये जो परागकण की नलिका थी वो बीजाणु पहुंच गया। फिर अब हम आगे कल पढ़ेंगे, अगली चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ठीक है, तीसरे लेक्चर में बीजांड के बारे में, ठीक है, जो मादा जनन अंग है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी गुरु बीजाणु के बारे में पूरी संरचना पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे मादा जनन अंग। जैसे आज हमने नर जनन अंग के बारे में पूरा पढ़ लिया दो लेक्चर में, अब हम आगे पढ़ेंगे मादा जनन अंग, ठीक है। मादा जनन अंग के बारे में पढ़ेंगे, अंडक के बारे में पढ़ेंगे, अंडाशय के बारे में पढ़ेंगे, लघु बीजाणु जनन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराइए, शेयर कराइए। थैंक यू।